तो देखिए, व्लादिमीर पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन, जिनका इंटरव्यू हमारे संवाददाता मनीष झा ने किया और पूरे दुनिया भर के मीडिया में इसकी चर्चा हो रही। लेकिन क्या इस इंटरव्यू के बाद ये बड़ा नैरेटिव, ये बड़ा मैसेज निकल कर आ रहा है कि ये अब आखिरी फैसले की घड़ी आ गई है। जी हां, रूस यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद टीवी9 भारतवर्ष का सबसे बड़ा इंटरव्यू सुर्खियों में है। कई मीडिया हाउसेस ने इस इंटरव्यू को प्रमुखता से छापा है। दुगिन ने टीवी9 भारतवर्ष को जो विस्फोटक जानकारी दी, उससे पूरी दुनिया सदमे में है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। दुगिन ने साफ कर दिया है कि इस वॉर का क्या अंजाम होने वाला है। ग्लोबल टेंशन के बीच न्यूक्लियर वॉर को लेकर रूसी मीडिया की एक रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है। रूसी मीडिया हाउस की रिपोर्ट में क्या कुछ बड़ा दावा किया गया है, मोदी और पुतिन के बीच हुई बातचीत पर अमेरिका ने क्या कुछ कहा है और क्या ये जंग अब न्यूक्लियर वॉर से खत्म होगी। वॉर जोन से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि रूस से बातचीत को लेकर अमेरिका ने यूक्रेन से क्या कुछ कहा। हमारे साथ गेस्ट का पूरा पैनल मौजूद है और मॉस्को से हमारे संवाददाता मनीष झा भी लाइव जुड़ेंगे, जिन्होंने अलेक्जेंडर दुगिन का इंटरव्यू लिया। लेकिन पहले बड़ी खबर को रुक कर रहे हैं और देखिए, बड़ी खबर आपके सामने। रूस यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद का सबसे बड़ा इंटरव्यू सुर्खियों में है। टीवी9 भारतवर्ष पर दुगिन का इंटरव्यू कई मीडिया हाउस में छपा है। देश विदेश के तमाम मीडिया हाउसेस ने इसे हाईलाइट किया है। हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। रूसी राष्ट्रपति के सबसे बड़े वॉर प्लानर ने टीवी9 भारतवर्ष को दी है विस्फोटक जानकारी। या तो रूस जीतेगा या फिर दुनिया खत्म होगी, दुगिन ने यह बोला। दुगिन की सलाह पर ही पुतिन यूक्रेन के खिलाफ कर रहे हैं पूरी तैयारी। और आइए अब देखते हैं कि रूस यूक्रेन वॉर पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे विस्फोटक इंटरव्यू के कुछ खास हिस्से में क्या कहा गया है दुगिन की ओर से, जो टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा ने मॉस्को में किया है। आपको एक बार फिर से बता दें कि ये इंटरव्यू पुतिन के ब्रेन और उनके सबसे बड़े एकमात्र वॉर प्लानर दारिया दुगिन, अलेक्जेंडर दुगिन का है। गौर से आपको सुनाते हैं कि पूरी बात क्या है। आपको युद्ध में आगे क्या होने वाला है इसका पूरा अंदाजा भी लग जाएगा। My last question is, what will be the moment when this will finish, this war will end, according to your point of view? There is two possibilities. First possibility that it will it will end when we win. In that moment, it's not too early. When it is not too easy as it happens. And there is the second possibility. This fight will end with the end of the world, because whether we win or the world will be destroyed, because I'm absolutely sure that this time Russia will not be overcome by enemy. We don't tolerate any other solution and the end of this war except the victory. And in that, all our people, our state, our president, all of us are totally in accordance. तो देखिए, दुगिन के इस इंटरव्यू की पूरी दुनिया में चर्चा। भारतीय मीडिया ने प्रमुखता से इसको दिखाया, इनके बयान को बताया और इसलिए हम कहते हैं कि बैटल ग्राउंड की बात हो, वॉर की बात हो, टीवी9 भारतवर्ष नंबर 1 है, क्योंकि हम वहां पहुंचते हैं जहां कोई नहीं पहुंचता। युद्ध की जमीन से जुड़ी हर वो खबर सबसे पहले पहुंचाते हैं और पूरी दुनिया में जिस खबर ने हलचल मचाई, हमारे सहयोगी मनीष झा, जो कि मॉस्को में लगातार 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से बने हुए हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू किया। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सीधे चलते हैं मॉस्को उनके पास। मनीष, सबसे पहले आपको बधाई, जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस इंटरव्यू ने हलचल मचा दी। जरा इनसाइड स्टोरी बताइए इस इंटरव्यू की कि दुगिन कैसे तैयार हुए टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष से बात करने के लिए, और क्या इंपैक्ट है दुगिन के इस बयान का रूस के अंदर, यूक्रेन के अंदर, यूरोप के अंदर। मनीष। बिल्कुल रवि, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका और हमारे तमाम साथियों का। इनके हौसले की वजह से ही शायद ये असर है कि बर्फबारी के बीच जब मैं खड़ा हूं और -12 जैसी ठंडक है,
उसके बाद भी लगता है जैसे शरीर में गर्मी है, क्योंकि यही कमिटमेंट TV9 का था कि हम वॉर जोन में थे, चाहे डोनबास के तमाम उन इलाकों में जहां रूस और यूक्रेन की सेना एक दूसरे को गोले बरसा रही थी, तब भी हम चाहते थे कि हम अपने दर्शकों तक वो खबरें पहुंचाएं जो इस वॉर जोन की सबसे बड़ी कड़वी हकीकत है। लेकिन इन सब वॉर जोन के पीछे जो मास्टरमाइंड था, क्योंकि लोग पुतिन को तो जानते हैं, लेकिन सबको ये भी पता है कि आज ये युद्ध जो हो रहा है वो किस व्यक्ति की सोच की वजह से है, तो वो हैं अलेक्जेंडर दुगिन, पुतिन के गुरु। क्योंकि इन्होंने ही ये सोच बनाई थी कि रूस को अपना पुराना गौरव हासिल करना है, तो रूस को यूक्रेन के उन हिस्से तक अपनी सुरक्षित सीमाएं ले जानी होगी ताकि नाटो कभी आक्रमण ना कर सके। इसलिए अलेक्जेंडर दुगिन से बात करना जरूरी था। लेकिन 20 अगस्त को यूक्रेन की तरफ से हुए एक कार धमाके में अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन मारी गई थी, और उसके बाद अलेक्जेंडर दुगिन अचानक चुप हो गए थे। पूरी दुनिया में ये अफवाह भी फैलने लगी थी कि दुगिन पुतिन से नाराज हैं। दुगिन ने ये कहा, दुगिन चाहते हैं कि पुतिन अब गद्दी से हटाए जाए। तो वैसी स्थिति में हमारी कोशिश थी कि दुगिन से बात करें। बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे लोगों से मैंने अप्रोच किया कि वो दुगिन से बात करें। मुझे बताया गया कि बेटी की हत्या के बाद से वो बहुत शौक में हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार वो दिन आया जब दारिया दुगिन का जन्मदिन था और एक खास कार्यक्रम में मुझे इनवाइट किया गया, और उस कार्यक्रम में कुछ लोग शामिल थे। और तब मैंने जब दुगिन के सामने मुझे बात करने का मौका मिला, तो मैंने इस इंटरव्यू में उनसे सवाल किया। सवाल यही था कि ये युद्ध कब खत्म होगा, और उसका जवाब पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि या तो रूस जीतेगा या फिर दुनिया खत्म हो जाएगी, तो मतलब साफ था कि हर कीमत पर रूस को विजयश्री चाहिए, और नहीं तो वो परमाणु बम से पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। ये गंभीर चेतावनी थी। बिल्कुल। और मनीष जो बात कह रहे हैं पुतिन यही करने वाले हैं। और मनीष, अगला सवाल यही कि इस इंटरव्यू की दो बड़ी बातें हैं। पहला, या तो रशिया जीतेगा या फिर पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, मतलब न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं। चूंकि आप पिछले 3 महीनों से लगातार रशिया में मौजूद हैं, आपको वहां पर ग्राउंड पर क्या समझ में आ रहा है? रूस किस तरफ बढ़ रहा है, जीतने की संभावना कितनी ज्यादा है? और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या आपको रशिया न्यूक्लियर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस को जीत से कम कुछ नहीं चाहिए। ये बात तो सच है। जो बात अलेक्जेंडर दुगिन हमसे कह रहे थे, जो बात यहाँ पर लोगों से मिलकर बात करके समझ में आ रही है कि रूस को जीत से कम कुछ भी नहीं चाहिए, तो वैसी स्थिति में रूस हर हालत में ये सुनिश्चित करेगा कि वो जीत मिल जाए। अब ये जीत कितनी आसानी से होती है, कितने मुश्किल से होती है, ये देखने वाली बात है। और जीत का मतलब जब रूस को ये भरोसा हो जाए कि अब यूक्रेन में इतनी भी ताकत नहीं है कि भविष्य में कभी रूस के सामने कोई चुनौती खड़ा कर सके। साथ ही साथ रूस को ये भरोसा हो जाए कि यूरोप का कोई भी देश अब नाटो की ताकत के तौर पर रूस के लिए थ्रेट नहीं होगा, तभी रूस अपनी जीत हासिल मानेगा। और तब तक हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बातें आप ये कह रहे हैं। देखिए, स्टूडियो में भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मनीष ने ये जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है, पूरी दुनिया में दुगिन के बयानों की चर्चा हो रही है, लेकिन दुगिन का ये जो बयान है कि इस युद्ध का अंत तभी होगा जब रूस जीतेगा, इससे कम पर कुछ नहीं हो सकता, ना हम बातचीत करने को अब तैयार है, ये परिस्थिति फिलहाल है। पश्चिमी देशों पर, अमेरिका पर, नाटो पर इसका कैसा असर पड़ेगा? कैसे वो लेंगे इस बयान को? ये बड़ी गंभीर बात है जब दुगिन ये कह रहे हैं कि रूस को या तो जीत चाहिए ना तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। नाटो देश, सारे नाटो मेंबर्स और यूएस यूक्रेन को अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हर तरीके से मदद कर रहे हैं। तो उनके लिए भी एक स्थिति ऐसी है कि यूक्रेन इस युद्ध में हारे ना, ये उनके लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है, और स्ट्रेटेजिकली भी, मिलिट्रीली भी, हर तरीके से। अब ये देखना होगा कि रूस के जो नीतिकार हैं ये कह रहे हैं कि रूस की जीत सुनिश्चित हो, नहीं तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में क्या परमाणु बम का प्रयोग दूसरी बार हम देखने जा रहे हैं, या कोई ऐसी व्यवस्था या विकल्प निकलेगा जो कि डिप्लोमेटिक चैनल के बिल्कुल सवाल भी ये उठता है, देखिए सुमित जी, कि अगर वो जीत की बात करें तो जीत के मायने क्या है, किस पॉइंट पर जाकर रुकेगा, किसे जीत मानेगा? डीनाजिफाई करने की बात बोल रहे थे, डीमिलिटराइज करने की बात बोल रहे थे। क्या चाहते हैं पुतिन, क्या चाहते हैं दुगिन? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बैटलफील्ड से ही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच ये बड़ी खबर, अमेरिका रूस के बीच हो सकता है न्यूक्लियर वॉर।
रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, यूक्रेन को मदद के चलते अमेरिका रूस में भारी तनाव है। अब देखिए, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी। कोचर सर, अमेरिका और रूस के बीच में एटमी वॉर हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। तो ये देखिए, रूसी मीडिया की जो रिपोर्ट है और इसमें कहा गया है अमेरिका रूस में एटमी वॉर हो सकता है। अब ये चिंता कितनी बढ़ रही है, क्योंकि अगर ये दुगिन बोल रहे हैं, जो इंटरव्यू लिया गया मनीष झा की तरफ से, इसमें वो बोल रहे हैं या तो रूस की जीत होगी या फिर ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और अंदेशा यही है कि अगर दुनिया खत्म होने की बात कर रहे हैं, विनाश की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि वो किससे हो सकता है। क्या परमाणु युद्ध होगा, क्या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा? तो रिपोर्ट में किस बात का दावा किया गया है, बिग वॉल के जरिए पहले आप देख लीजिए, क्योंकि अब जिक्र इस बात का हो रहा है कि ये वॉर होगा, परमाणु युद्ध होगा अमेरिका और रूस के बीच में। रिपोर्ट में दावा है पुतिन की अपील का कोई फायदा नहीं हुआ है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट, अमेरिका रूस में एटमी वॉर, इसकी बड़ी बात है पॉइंटर्स के जरिए आपके सामने। पुतिन ने अमेरिका से न्यूक्लियर हथियार कम करने की अपील की थी। और क्या कहा गया है इसमें, पुतिन ने वॉर की आशंका को देखते हुए की थी वेपन कम करने की अपील। अब दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट ये दावा कर रही है। और क्या है रिपोर्ट में, यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका और रूस के बीच खाई को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। हम देख रहे हैं 10 महीना होने को है, लगातार हथियार सप्लाई हो रहे हैं यूक्रेन को और चिढ़ा बैठा है रूस इससे काफी बुरी तरह से। जंग का कोई नतीजा नहीं निकलने से न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया है। रूस और अमेरिका तक कई बार एटमी वॉर की धमकी दे चुके हैं। अमेरिका में भी अलेक्जेंडर दुगिन ने जो बोला है, जो बयान दिया टीवी 9 भारतवर्ष के साथ, उसकी चर्चा जोरों पर है। ब्रिटेन भी न्यूक्लियर हमले की धमकी दे चुका है। तो किस तरह से लगातार जो न्यूक्लियर वॉर यानी एन वॉर को लेकर अंदेशा, और अब अंदेशा क्या, इसका लेकर खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रूस की धमकी क्या है और एन वॉर होगी क्या, यहां पर आप देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। अब आप ये यहां पर आप सामने टाइमलाइन है, किस तारीख को क्या बयान दिया और इस बयान के मायने क्या है। 9 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन क्या बोलते हैं, एटमी अटैक करने वाले का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। 7 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन इससे पहले क्या बोलते हैं, एटमी खतरा है लेकिन पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। लगातार परमाणु हमले का, परमाणु हथियारों का जिक्र हो रहा है। 6 दिसंबर इससे पहले की तारीख, दिमित्री मेदवेदेव बोलते हैं संप्रभुता, स्वतंत्रता के लिए न्यूक्लियर थ्रेट जरूरी है। तो 5 दिसंबर को सरगई लावरोव की तरफ से बयान, ताकत यानी कि जो न्यूक्लियर ताकत है, ये इसमें जो टकराव है विनाशकारी होगा। 2 दिसंबर को इससे पहले फिर से परमाणु हमले को लेकर व्लादिमीर पुतिन का यह बयान कि यूक्रेन हथियार बढ़ाता रहा तो परमाणु हमला जरूरी हो जाएगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो रूस के अस्तित्व पर आती हुई नजर आएगी। अब इसी पर मेरा सवाल कोचर सर आपसे है कि एक तरफ अलेक्जेंडर दुगिन का बयान जिसमें कहा गया है कि या तो जीत या फिर पूरी दुनिया का विनाश होगा, और दूसरी तरफ लगातार जो परमाणु हमले को लेकर बात सामने आ रही है। अब ये जो रिपोर्ट आ गई है, आपको क्या लग रहा है होने क्या वाला है आने वाले वक्त में? देखिए, ये जो बयान है आप इसको एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा, और वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूक्रेन चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स से एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स और लॉन्ग रेंज आपको मैं रोकना चाहूंगा कोचर सर रोकना चाहूंगा। इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, गौरव भाटिया इस वक्त बोल रहे हैं, सीधा रुक कर रहे हैं। ताकत है, ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये बात आप याद रखिए। और इस मंच से मैं पुनः एक बात दोहराना चाहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जैसे जो जयचंद हैं, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है। पिछले 8.5 साल में भारत की 1 इंच भूमि, भारत की 1 इंच भूमि किसी ने ना कब्जाई है और ना किसी में यह हिम्मत है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत नेतृत्व हमारे पास हो, विश्व की सबसे वीर सेना हमारे पास हो, कूटनीतिक तौर पर पूरे विश्व को हम दिशा दे रहे हो, और भारत की 1 इंच भूमि कोई कब्जा ले, यह संभव नहीं है, असंभव है।
ये कहने के बाद मैं एक बात पे खासा जोर डालूंगा। जब जब हमारी वीर सेना अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाती है, तो ऐसा क्यों है कि भारतीयों की छाती 56 इंच की हो जाती है, लेकिन दर्द होता है तो हमारे दुश्मन देश को और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को। क्यों आपकी छाती 6 इंच की हो जाती है राहुल गांधी जी, जब देश के नागरिकों की छाती 56 इंच की हो जाती है? क्या यह पहली बार हुआ है? सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, करारा जवाब हमारी वीर सेना ने दिया। यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बोली, कोई प्रमाण तो दो सेना, कैसे मान ले? बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका पाकिस्तान को। यही राहुल गांधी और कांग्रेस बोली, कोई आतंकवादी नहीं मरा है, पेड़ पे कौए बैठे थे वो मरे हैं। और आज फिर से पुनः जब देश की सेना ने स्पष्ट कर दिया, संख्या में चीनी सैनिक ज्यादा, लेकिन मनोबल हमारी सेना का ऊंचा। बताते हैं 300 के आसपास वो थे, संख्या हमारी कम हो सकती है। दौड़ाया वहां से, डर के भागे, ये ताकत है हमारी सेना की। और आप कहते हैं कि हमारे जवान पिट रहे हैं राहुल गांधी। भारत की जीत में आपको दर्द होता है, ऐसा क्यों है? और आपको यह बताना भी आवश्यक है किस तरह से बार बार यह कार्य किया जाता है। इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि देश के सामने सच्चाई रखें और राहुल गांधी का ये जो जयचंद वाला चरित्र है उसको उजागर किया जाए। गलवान में चीनी सेना ने जब प्रयास किया कि वो भारत की सीमा पे घुसे, नहीं भूलना चाहिए कर्नल संतोष बाबू और 19 और जवान जिन्होंने शहादत दी। लेकिन राहुल गांधी का एक ट्वीट है, सरेंडर मोदी। सुन लो राहुल गांधी, देश भारत के 135 करोड़ नागरिक, भारत की वीर सेना और भारत का प्रधानमंत्री एक हैं और कभी समर्पण नहीं करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी बार बार इस तरह के वक्तव्य इसलिए देते हैं कि हमारी वीर सेना का मनोबल टूटे, भारत को नीचा दिखाने का प्रयास होता है। और ये उनका एक और ट्वीट है, वो कहते हैं गद्दारों ने भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा चीन को दे दिया। तो जैसा मैंने बताया, राहुल गांधी जी जब से श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि 1 इंच भूमि भी भारत की कब्जा सके। लेकिन एक
पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का हिस्सा जरूर लेके आया हूं। और क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, ये राहुल गांधी को दिखा के पूछना चाहिए। इसमें 21 नवंबर 2007 को एक प्रश्न पूछा गया कि भारत की जो भूमि है उस पे चीन का कब्जा है। देखिए, अलग अलग शहरों पर जबरदस्त हमला हुआ। कीव, खार्किव पर रूसी हमले हुए। रूसी हमलों के बाद पूरे यूक्रेन में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। रूस ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। एक बार फिर से यूक्रेन पर जबरदस्त प्रहार रूस की तरफ से। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के कई शहरों में बिजली, गुल, पावर वहां पर ठप है। अंधेरे में यूक्रेन के कई सारे शहर हैं। तो ये हमला अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। एक तरफ हमने आपको दुगिन का बयान बताया, वही दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से रूस ने स्ट्राइक्स एक तरीके से तेज कर दी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है और किस तरीके से खासकर जो यूक्रेन के पावर प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के कई शहर इस वक्त अंधेरे में डूब गए हैं, बिजली ठप हो गई है। इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है यूक्रेन में, क्योंकि एक के बाद एक बड़े शहरों को निशाना बनाया है रूस ने। सबसे बड़ा सवाल कि क्या फरवरी तक, यानी कि इस युद्ध के 1 साल पूरे होने के पहले ही रूस इस युद्ध को समाप्त करेगा, और उस युद्ध को समाप्त करने की शर्त क्या रूस के हिसाब से होगी, यानी कि यूक्रेन की हार और रूस की जीत, और वो बॉर्डर लाइन क्या होगी? क्या यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने के बाद ही रूस जीत का ऐलान करेगा? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो ताजा हमले की तस्वीरें हैं। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर ताबड़तोड़ हमले, यूक्रेन के अलग अलग शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बर्बाद किया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हो गई है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि ये हमले कितने भयानक, कितने घातक रहे। तो रूस का भीषण हमला पूरा यूक्रेन दहला। जी हां, कौन कौन से शहर इसकी जद में है? कीव, खार्किव, क्रीवी, जापोरिजिया, लुहांस्क, डोनेस्क, ये बड़े शहर यूक्रेन के जिन पर हमला किया गया, ये ताजा अटैक किया गया है। बड़ा सवाल यही है कि क्या ये अटैक आने वाले समय में और बढ़ेगा? राजन कोचर सर, यही सवाल मेरा आपसे, क्या ये इंटेंसिटी जनवरी और फरवरी अगले साल आने तक बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है आपको? देखिए, मेरा जो असेसमेंट है, ये इंटेंसिटी और बढ़ेगी, बिकॉज ये युद्ध अभी तक एक डिसाइसिव स्टेज तक नहीं पहुंचा है। और रशिया चाहता है कि जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब रशिया ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी रीडिफाइन किया है और उसने डोनबास का एरिया और मारिउपोल के एरिया तक अपने ऑब्जेक्टिव्स को सीमित रखा है। और अगर रशिया का ये ऑब्जेक्टिव है तो रशिया ने अभी तक हासिल नहीं किया है। डोनेस्क का भी जो पूरा कंट्रोल रशिया के पास नहीं है आज, और इसीलिए ये खार्किव के एरियाज में। नहीं, लेकिन सर इसको अगर दुगिन के उस स्टेटमेंट से जोड़ के देखें तो क्या यह सवाल अपने आप में एक वैलिड क्वेश्चन है कि रूस ने इस वॉर में इतना कॉस्ट पाइल अप कर लिया है, इतना उसकी कीमत दे चुका है कि उसकी वसूली का मतलब ही है यूक्रेन का खात्मा और रूस की पूर्ण विजय? क्या यही कॉस्ट है? देखिए, ये बहुत ही एक सही असेसमेंट है कि अब रशिया वापस नहीं जा सकता, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुका है और उसको आगे ही बढ़ना है और जीत हासिल करनी है। और जीत हासिल करने के लिए एक डिसाइसिव विक्ट्री की जरूरत है। इसलिए हम न्यूक्लियर की स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, बिकॉज यूक्रेन और यूएसए के बीच में अभी जो डील है, जो ये पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स की और लॉन्ग रेंज वेपन्स की, ये एक फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। इसीलिए ये स्टेटमेंट्स आ रही है न्यूक्लियर के बारे में, बिकॉज वो चाहते नहीं है यूक्रेन को ऐसे हथियार मिले जो रशिया के अंदर तक वार कर पाए। और एक बार रशिया के अंदर अगर वार होने लग जाएगा तो एक न्यूक्लियर पॉसिबिलिटी निकल के आती है। न्यूक्लियर अटैक को लेकर के किसी भी तरीके का क्लियर स्टेटमेंट उनकी ओर से नहीं दिया गया है, ये भी बड़ी बात है। देखिए, एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में एक सनसनीखेज दावा किया गया है। पुतिन ने कादिरोव को दी थी बड़ी जिम्मेदारी, कादिरोव को दिया था जेलेंस्की की हत्या का आदेश। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है
रमजान कादिरोव चेचन कमांडर को मिली थी ज़ेलेंस्की की हत्या की जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी खुद व्लादिमीर पुतिन ने दी थी। ये रिपोर्ट अमेरिका की ओर से सामने आया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बड़ा टारगेट और सबसे पहला टारगेट ज़ेलेंस्की थे पुतिन के। रमजान कादिरोव को कहा गया था कि बड़ा प्रमोशन देंगे अगर ज़ेलेंस्की को मार दिया जाएगा तो। याद होगा आपको, युद्ध की शुरुआत में ही ज़ेलेंस्की ने कई ऐसे वीडियो, कई ऐसी तस्वीरें जारी करके ये बताया था कि इस वक्त रूस का दुश्मन नंबर 1 मैं हूं, दुश्मन नंबर 2 मेरा पूरा परिवार है, मुझे और मेरे पूरे परिवार को मार डालना चाहते हैं पुतिन। इस बीच अमेरिकी रिपोर्ट की माने तो कुछ ऐसी ही प्लानिंग हत्या की गई थी ज़ेलेंस्की के लिए। जिम्मेदारी किसको मिली थी? चेचन कमांडर कादिरोव को। अब देखिए अमेरिकी रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं उसको पॉइंट वाइज आपको समझाते हैं बिग वॉल पर। पुतिन ने चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को दिया था आदेश ज़ेलेंस्की की हत्या का। जंग शुरू होने से 3 हफ्ते पहले हो सकती थी ज़ेलेंस्की की हत्या, इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। साथ ही पुतिन के आदेश पर रमजान कादिरोव ने पूरी तैयारी कर ली थी ज़ेलेंस्की को मारने की। ज़ेलेंस्की की हत्या हो जाती तो कादिरोव को बड़ा बोनस देते पुतिन, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। यूक्रेन के रक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी डेनिलोव ने यह दावा किया है। सिंह साहब, कितना दम नजर आता है आपको इन दावों में? क्या अगर पुतिन ने यह आदेश दिया होता चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को तो अभी तक बचे रहते ज़ेलेंस्की? देखिए, अगर पुतिन ने ऐसा आदेश दिया होता तो शायद बहुत कुछ हो चुका होता। मुझे लगता है कि वंस अगेन ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्रिएट की जा रही है और एक स्टेज क्रिएट की जा रही है अमेरिका के द्वारा कि यदि कल को ज़ेलेंस्की को कुछ होता है तो उसका पूरा ब्लेम वो रशिया पर डाल पाएं। ये भी है कि उसके पीछे खबर हो सकती है जिसके कारण ये मीडिया में फैलाया जा रहा है। ये रिपोर्ट जो है किसने करी है, किसने कहाँ से आई है रिपोर्ट, इसमें कितना सत्य है, कितना प्रमाण है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये सिर्फ अमेरिका का दावा है। बिल्कुल इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा हो सकता है और इसके जरिए ये बताने की कोशिश कि रशिया का प्लान कितना बड़ा था और अगर ऐसा हो जाता तो शायद इस युद्ध की दिशा और दशा कुछ और होती। कुछ और बड़ी खबरें हैं, उससे आपको रूबरू करवाएं और आपको बताते चले इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। रशिया और यूक्रेन में 10वें महीने में ये युद्ध प्रवेश कर गया है और इस बीच एक और बड़ी खबर, मोदी और पुतिन की बातचीत पर अमेरिका का बयान सामने आया है। यूक्रेन युद्ध पर भारत के स्टैंड का स्वागत किया है अमेरिका ने। भारत ने युद्ध रोकने की अपील की, जिसको लेकर अमेरिका खुश नजर आ रहा है। युद्ध रोकने के लिए अपने सहयोगियों के साथ बातचीत जारी रखेंगे अमेरिका के तरफ से ये बड़ी खबर। Well, we would take the Prime Minister at his word, and we welcomed those comments when they took place. Ultimately, though, other countries will make their own decisions on its engagements with both when it comes to Russia. But we continue to coordinate with allies and partners to mitigate the impact of Putin's illegal war of aggression against Ukraine, and especially as it's related to its impacts on energy markets as well. Any country that is interested in engaging in a peace or interested in ending this war would need to do so in close coordination and partnership with our Ukrainian partners. We will continue doing everything we can to support them, and that this needs to come to a conclusion on their terms. बिल्कुल, भारत के रुख का स्वागत करते हुए अमेरिका नजर आया। सुमित जी, आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? एक तरफ भारत की कूटनीतिक जीत है, एक तरफ वो रशिया के प्रेसिडेंट से प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका इस स्टैंड का स्वागत करता है और तीसरी बड़ी बात, यूक्रेन को भी कोई आपत्ति नहीं है। कूटनीतिक तौर पर भारत की बढ़त के तौर पर इस स्टेटमेंट को देखा जाए, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता है पिछले कुछ सालों में, जबकि दो प्रमुख देश यूएस और रूस एक दूसरे के आमने सामने हैं और भारत को किसी एक को नहीं चूज़ करना है, किसी एक को नहीं चुनना है और ये जो मिडिल पाथ है भारत के लिए, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। अब जहाँ तक अमेरिकन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि युद्ध की जो स्थिति है वो खत्म करने की जो भारत बात करी वो बहुत अच्छी है, लेकिन याद रखिए भारत ये नहीं कहा है कि रूस को खत्म करना चाहिए। भारत ने सिर्फ ये कहा है युद्ध खत्म होना चाहिए। अब ये इसीलिए जितनी जरूरी रूस के लिए कूटनीतिक पहल हो और कूटनीतिक जरिए से डिप्लोमेटिक तरीके से इसको खत्म करना चाहिए, लेकिन पहल ये होनी बहुत जरूरी है। बार बार चाहे एससीओ समिट हो या फिर G20 का प्लेटफॉर्म हो, हर तरफ और हर बार
प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात पूरे जोर शोर के साथ रखी कि युद्ध कोई हल नहीं होता, शांति बहुत जरूरी है और इसके लिए तमाम जो रास्ते अपनाने चाहिए। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है। देखिए, अमेरिकी हथियारों से रूस पर भारी पड़ रहा है यूक्रेन। अमेरिकी हथियारों से रूस को लगातार भारी नुकसान हो रहा है। सर्दी में भी कहर बरपा रहे हैं अमेरिकी हथियार। रूसी हथियारों पर भारी पड़ रहे हैं अमेरिकी हथियार। तो ये देखिए, ये होता हुआ नजर आ रहा है। सिंह सर, इस पर आपका एक कमेंट। देखिए, अभी इस समय जो है आप देखिए रशिया की स्ट्रेटेजी जो है बड़ी क्लियर है। वो विंटर को हथियार बना के यूज करना चाहता है और उनका सैनिकों का मनोबल तोड़ना चाहता है, जो हो रहा है। इसलिए आप देखिए सिर्फ इस समय एरियल अटैक्स हो रहे हैं सर। लेकिन हर बार इस बहस में एक बात उठी थी कि विंटर्स में ये स्लो डाउन होगा, ये वॉर सुस्त पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ दिख क्यों नहीं रहा? देखिए, वॉर तो सुस्त पड़ा है। जिस तरह से आप देखिए आर्मी की तरफ लैंड फोर्स का कोई एक्शन नहीं हो रहा है इस समय, क्योंकि इस समय वहाँ बर्फ पड़ी है सब जगह। तो लैंड फोर्सेज अपने जिस जगह में वहाँ पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। ये वॉर जो है इस समय सिर्फ एरियल अटैक्स किए जा रहे हैं, बिल्कुल। जनरेटर्स पे किए जा रहे हैं। यही है कि बस हवाई हमले हो रहे हैं, ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं हो रहा है इस समय, नहीं हो रहा है। स्लो डाउन हुआ है। जी सर, बिल्कुल सर। तो लगातार रूस यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर के एनालिसिस हमारे खास मेहमानों के जरिए जारी है। कुल मिलाकर समझ यही आ रहा है कि दोनों ही देशों में से कोई भी पीस टेबल पर नहीं आना चाहता है और ये युद्ध आने वाले समय में भी लंबा खिंचता चला जाएगा। समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।